अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के शहरियों को इस वक्त सबसे बड़ा जो ख़तरा दरपेश है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से है। उसकी वजह यह है कि ये ख़ित्ता जिसमें भारत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और पाकिस्तान भी आता है, सीवियरली अफेक्टेड है स्मॉग से आजकल। और ये फिनोमेना पिछले कई सालों से हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब तक कोई ख़ास सलूशन निकालने की तरफ जो पॉलिसी बनाई जाती है वो भी नहीं बनी। 2017 में एक एक्ट इंट्रोड्यूस होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, तब से लेके आज तक जो इकदामात करने चाहिए थे वो हुए हैं या नहीं, ये भी बहुत बड़ी डिबेट है। और दूसरी ये कि फ़सलों का जलाया जाना या फिर गाड़ियों के हवाले से जो पॉलिसी है, क्योंकि स्टैट्स ये बताते हैं कि तकरीबन 83% जो आलूदगी है वो डायरेक्टली गाड़ियों से पैदा होने वाला जो धुआं है उसकी वजह से आ रही है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात कर लें या फिर जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने की बात कर लें फॉसिल फ्यूल के हवाले से, तो उसमें भी कोई पेशरफ दिखाई नहीं देती। इस सूरत हाल में शहरियों की ज़िंदगी के हवाले से कहा जाता है कि ऑन एवरेज 4 से 5 साल कमी वाक़ई हो रही है इस पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि कंसिस्टेंटली चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान हो, पेशावर हो या पंजाब के मुख्तलिफ शहर हों, वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त को टॉप कर रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, इसके अलावा एक आदमी की सेहत के ऊपर और हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है इसका, बच्चों की सेहत पे क्या इम्पैक्ट होता है, और जो पॉलिसी फॉर्मेशन है, चूँकि शहबाज शरीफ साहब भी COP29 कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और वहाँ भी उन्होंने सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ और जो एक मैसिव कॉस्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की उसके हवाले से बात की। तो क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो इस आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से बच सकें, इस पर आज हम बात करते हैं। राफ़े आलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉयर हैं। डॉक्टर सरवर चौधरी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राफ़े साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इसको एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी कह सकते हैं जो पंजाब फिल वक्त फेस कर रहा है, और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि इवन स्पेस से जो लाहौर की स्मॉग है वो विजिबल है, इतना बड़ा थिक ब्लैंकेट। और बाकी शहरियों के हवाले से बात करें, हम सुन रहे हैं कि 5-6 साल एक एवरेज सिटीज़न की ज़िंदगी से लेसन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से। इससे पहले कि हम वजूहात की तरफ आएँ कि ऐसा होता क्यों है, हमने कब से इस फिनोमेना को रियलाइज़ किया? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है 2017 या 16 से पहले का तो डाटा भी मौजूद नहीं था हमारे पास। तो डिड वी स्टार्ट टू लेट कि हम इस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करने में इतना लेट हो गए कि अभी उसके कोई SOPs फॉलो हम कर भी लें तब भी इसको कम करने में बहुत टाइम लग रहा है? मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कहूँगा कि स्मॉग जो है वो एक किस्म की हवाई आलूदगी होती है, और जो मेट डिपार्टमेंट है वो हमें बताता है कि इधर पाकिस्तान के खित्ते के ऊपर 2012-13 के बाद हमने स्मॉग देखना शुरू की है। मगर हमारी जो तारीख है उसमें हवाई आलूदगी तो शामिल है। 90 की दहाई में सार्क के इदारों ने, सार्क के ममालिक ने माली डिक्लेरेशन ऑन एयर क्वालिटी साइन की थी। पाकिस्तान की खुद जो पॉलिसी है सबसे पहली हवाई आलूदगी की वो 2005 की है, पाकिस्तान क्लीन एयर एक्शन प्लान। 2010 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक एयर पोल्यूशन कमीशन बनाया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे रेडार पे काफ़ी देर से क्या कहते हैं हवाई आलूदगी की शिद्दत जो है वो सामने है, मगर इस पर कोई कार्रवाई, कोई अमल, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं डाली। ठीक है। मरियम साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये चूँकि अभी हमने देखा COP29 भी हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने उससे खिताब किया, उन्होंने ये भी कहा कि $30 अरब का एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हमें नुकसान हो चुका है, चाहे वो फ्लड्स की बात कर लें या फिर रिसेंटली जो स्मॉग का इशू है इसकी बात कर लें। तो कितना बड़ा चैलेंज है ये कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतों को ये बताया जाए कि जो पॉलिटिकल टसल में वो सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है जिसमें करोड़ों बच्चे जिससे मुतासिर हैं, जिसमें इतना मैसिव कैपिटल चाहिए कि आपकी इकोनॉमी उसको बैक ही नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर गवर्नमेंट को? जी मुजम्मिल, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है हमारी गवर्नमेंट का कि जो भी वो मेजरमेंट्स लेते हैं वो इमरजेंसी की बेस पर लेते हैं। हर साल आप देखते हैं कि जैसे ही मीडिया इसको हाईलाइट करता है, सिविल सोसाइटी के लोग या सिटीजन्स जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हुकूमत एकदम से जाग जाती है और वो पॉलिटिकल ब्लेमिंग में लग जाती है। ये दो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले इमरजेंसी मेजर्स करना
और पॉलिटिकल ब्लेमिंग करना। इस इशू को, स्मॉग को, जो कि सिर्फ चंद महीनों के लिए रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पूरा साल हमारा खराब रहता है, उसको टैकल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इकदाम करने की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म में सबसे पहले आप देखें कि जो हमारे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री, ये दो मेजर कल्प्रिट्स हैं। जो बाकी हैं वो आपके सीजनल हैं, जैसे किसान आपकी फसल जला रहे हैं या ब्रिक किल्न्स पे बंद करने पे ज्यादा हुकूमत का जोर होता है, तो या कूड़ा जलाने पे। कूड़ा भी मैं तो कहूंगी कि परसेंटेज उसकी कम है, लेकिन थ्रू आउट वो इशू एक रहता है पूरा साल आपका, जो आपकी एयर क्वालिटी को खराब करता है और स्मॉग में भी ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हमारे पास ऑफ कोर्स जो गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए, जो कि हमारे पास पॉलिसी में तो है, लेकिन गवर्नेंस प्रॉब्लम है हमारे पास। आप देखें कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है जब हम कॉजेज को देखते हैं। गवर्नेंस इशू है क्योंकि हमारे पास जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, नंबर वन। नंबर सेकंड, उनके पास इतनी पावर नहीं है। जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैंने इंटर्नशिप एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में की थी रावलपिंडी में उस वक्त। तो वहां पर मुझे ये पता चला था कि सरप्राइजिंगली उनके पास इतनी पावर नहीं है कि अगर वो इंडस्ट्रीज को पॉइंट आउट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो एक लेवल्स को एक्सीड कर रहे हैं परमिसिबल लिमिट्स के मुताबिक, तो वो नोटिफिकेशन इशू करते थे। लेकिन जो हमारे पार्लियामान में लोग बैठे हुए हैं वो इतने असर रसूख वाले हैं, ज्यादातर उन्हीं की इंडस्ट्रीज थी, तो अगले दिन वो इंडस्ट्री खुली होती थी तो उनके हाथ बंधे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स को मजीद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सड़कें नहीं बनाना शुरू कर दें। हमारे पास एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, मजीद उसकी भी सड़कें बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका एफॉरेस्टेशन, जो आपके दरख्त होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं आपकी पोल्यूशन को, उसकी जरूरत है। इंडिजिनस, जो कि आपके लोकल मकामी दरख्त होते हैं, ना कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से या बाहर के ममालिक मुख्तलिफ जगहों पर लगाने शुरू करें, इससे नुकसान होता है आपके, जैसे पोलन एलर्जी के आपको इस्लामाबाद में मिलते हैं। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और प्लान बनाने की जरूरत है और उसको टैकल करने की जरूरत है। हमारे यहाँ ओपन लैंडफिल साइट्स हैं, जो कि लॉज आपको ये बताते हैं कि आपकी लैंडफिल साइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, और खुले में हम प्लास्टिक भी जला रहे होते हैं घरों की। इवन हॉस्पिटल वेस्ट भी आप देखेंगे पाकिस्तान में खुले में जला रहे होते हैं। बहुत कम हॉस्पिटल्स आते हैं जो इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन भी एक अलग डिबेट है, ऑफ कोर्स उसके भी हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट उतना नहीं करता पाकिस्तान में। मतलब पॉलिसी जो है ना, इसको आप कह रही हैं कि इसको मजीद जो है वो एक वाइडर फ्रेमवर्क लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर सरवर साहब, इसका जो इम्पैक्ट है, मैं पढ़ रहा था पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो PM 2.5 होता है, अब इस पे आवाम को भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि होता क्या है, ये इसको एस्केप कैसे कर सकते हैं। इनहेलेबल मैटर आपके लंग्स में जाके या आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन के क्या इम्पैक्ट लाता है बॉडी के ऊपर? अच्छा, इसमें जो हमारे पे PM 2.5 हमें कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ये पार्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन साइज़ के हवाले से ये डिफाइंड होता है। ये बेसिकली हवा के अंदर सॉलिड आपके पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ जो है ना 2.5 माइक्रोन या मिलीमीटर के 100वें हिस्से में माइक्रोन कहते हैं, तो उस हिसाब से होता है। ये इससे 2.5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को इसमें क्लासीफाई करते हैं। इसमें दूसरा आता है PM 10 जो कि 10 माइक्रोन से छोटे लेकिन 2.5 से बड़े माइक्रोन साइज के पार्टिकल होते हैं। अब ये 2.5 माइक्रोन्स के जो पार्टिकल हैं, दे आर द मेजर पोल्यूटेंट्स। हमारे जो लाहौर के अंदर है या पंजाब के अंदर मेजर पोल्यूटेंट हमारा PM 2.5 वाले पार्टिकल्स हैं, और PM 10 भी ऑफ कोर्स है। अब PM 2.5 इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे नाक में मुंह के जरिए होता हुआ, ये सांस की नालियों से होता हुआ, ये फेफड़ों के आखिर वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। और जहाँ पे पहुँच के फिर वहाँ पे जाके ये उसकी सांस की नालियों की दीवारों के साथ चिमटता है। जब वहाँ पे चिमटता है तो वहाँ पे सोजिश होती है, वहाँ पे आपकी म्यूकस ज़्यादा बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको जो खांसी आती है, बलगम ज़्यादा आती है, खराश होती है सीने में, जलन, दबाव, ये वाली सिम्टम्स आती हैं। आम लोगों को तो थोड़ी बहुत सिम्टम्स होती हैं, लेकिन वो लोग जिनको एस्मा का प्रॉब्लम है, जो कि हमारी कम्यूनिटी का अनफॉर्चुनेट अगेन 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन लाहौर के अंदर उनको एस्मा का प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। हाँ जी, तो उनको मुतासर करती है, COPD वालों को मुतासर करती है। और ये 2.5 से इससे भी जो छोटे होते हैं 0.1 माइक्रोन वाले, वो तो हवा से हमारे फेफड़ों के अंदर जज़ब हो जाते हैं, वो खून की नालियों में चले जाते हैं, खून की नालियों में तंगी का बायस करते हैं। सो जिससे आपका जो है दिल की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि आपके ज़िंदगी में 4-5 साल कम हो जाते हैं, तो ये आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ओवर द ईयर्स होता है, जिससे आपको अर्ली
कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हार्ट अटैक्स हैं, फालज है या COPD जो कि क्रॉनिक दायमी मर्ज है फेफड़ों का, उसकी वजह से आपके बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि इस साल हमने देखा, पिछले साल भी यही था कि सैकड़ों बच्चे नमूनिया से, बिलखसूस पंजाब में जिनकी डेथ्स हुई हैं, कुछ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये भी कहते हैं कि उसका डायरेक्ट लिंक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, सबसे वल्नरेबल बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के जो लंग्स होते हैं दे कंटिन्यू टू डेवलप अंटिल एज 18 एंड इवन सम ऑफ द डेवलपमेंट जो है ना वो 25 साल तक जारी रहती है। अब बच्चों के अंदर एस्मा का इंसिडेंस बड़ों की निस्बत और ज़्यादा होता है। अब वो बच्चे जब ये स्मोक वाली हवा को अंदर लेंगे तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन जो है, सोजिश है फेफड़ों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब वो सोजिश ज़्यादा हो जाएगी और अनफॉर्चुनेटली जब हमारा ये मौसम को इंसाइड करता है इन्फ्लुएंजा सीजन के साथ, अब जब इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, जब इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हवा भी गंदी होती है, तो वो बच्चे जिनको सांस की प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये बहुत एक्सट्रीम शिद्दत के साथ आती है, जो 1+1 2 की बजाय ये 1+1 11 वाली सूरत हाल बनती है। और जब उसके ऊपर उन बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं तो वो उससे बचना उस सिचुएशन के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन सूरत हाल बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अली तौकीर शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया क्लाइमेट चेंज। अली साहब, एक आर्गूमेंट ये होता है कि फसलें जलाने का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से स्मॉग होती है, और उसमें ट्रांस नेशनल पोल्यूशन भी है कि भारतीय पंजाब से या नॉर्थ इंडिया में जो क्रॉप बर्निंग होती है उसकी वजह से पाकिस्तान इम्पैक्ट होता है। वहाँ भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी पंजाब से पोल्यूशन इंडियन पंजाब में जाती है। ये सिर्फ 10 to 20% है अगर स्टैट्स देखे जाएँ, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल से या इंडस्ट्रियल स्मोक से पोल्यूशन फैलती है उस पर तो इतनी बहस नहीं होती, डिबेट नहीं होती, लेकिन फसल जलाने के हवाले से सारा फोकस वहीं पर होता है। आप अग्री करते हैं इससे कि बाकी फैक्टर्स इससे भी ज़्यादा बड़े हैं? फैक्टर्स ही बाकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ना होना, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा मसला हमारा ये है कि हमारे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं 60 से, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बिल्कुल नहीं हुई, और कहने को तो वो 1.25 लाख का, 1.5 लाख का या 2-2.5 लाख का 50 सीसी या 70 सीसी या 100 सीसी का मोटर बाइक मिलता है, मगर उसकी हिडन कॉस्ट उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, लोग भी उसको मेंटेन नहीं करते हो गए, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जापानीज़ कंपनीज़ हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की है और हमारे पॉलिसी मेकर ने उससे ज़्यादा की है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स भी और 3 व्हीलर्स भी। दुनिया में 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का और मोटर कार का जो लीडर है वो चाइना है। अब चूँकि उनकी एक टसल शुरू हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो उनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ पाबंदियाँ आएंगी अमेरिका के साथ या EU के साथ। तो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी है कि चाइना की 2-3 जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ JV करे और उनके प्रोडक्शन राइट्स यहाँ पे ले, और इमीडिएट टर्म्स में उनकी प्रोडक्शन लाइन में से मैक्सिमम जितना हम खरीद कर ला सकते हैं उसको लाया जाए। क्योंकि जो अमीरों के बच्चे जो हैं वो 1% फी गाड़ी के हिसाब से स्कूल्स जाते हैं, गरीबों के बच्चे जो हैं वो वॉक करके जाते हैं स्कूल्स में, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो इस चीज़ को फ़ौरन एड्रेस करने के लिए मेरे हिसाब से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की ट्रांजिशन होने की जरूरत है। और अली साहब जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी बहस होती है ना। गवर्नमेंट ने कहा था कि यूरो 5 पर लेकर आएंगे इसको, चूंकि उसमें एमिशंस जो हैं वो इतने डेंजरस नहीं है जो यूरो 2 या 3 में है। वो भी होना चाहिए या एप्लीकेबल है ये? जी, सिर्फ वही नहीं होना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुल्कों में ये है कि जो गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसको रिटायर करते हैं क्योंकि उनके एमिशंस बहुत हाई होते हैं। बहुत सारे मुल्कों में यूरो 2, 3, 4, 5 चल रहे हैं, तो हमें भी जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं वो हमें हायर फ्यूल के लिए करनी चाहिए और उसको उसकी कीमत को भी करना चाहिए, कम रखना चाहिए। मगर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि जी जो सोलराइजेशन है इकोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस क्राइसिस फॉर पाकिस्तान कि अपनी पॉलिसी ये बनाए कि हमने 2030 या 2050 या 2070 तक
कार्बन न्यूट्रल होना है, विच मीन्स कि हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करते हुए सोलर और विंड वगैरह पे जाते हैं। तो जो हमारे चार्जिंग स्टेशन बनते हैं जी, वो मजाक नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी मार्केट्स में जो है आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा दें और रिक्शे और मोटरसाइकिल्स के लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ अगर आप और कहने की इजाज़त दें तो वो ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो सोसाइटीज़ को गवर्न करते हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल ये है कि आप लोगों की फ्रीडम को नहीं रोकते, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को नहीं रोकते, आप उनकी लाइवलीहुड को नहीं रोकते। और ख़ासकर जब आपके पास कोई लीगल कवर भी नहीं है और आपके पास साइंटिफिक कवर भी नहीं है। अगर आप भट्टों को गिरा देते हैं तो जो थोड़ी बहुत मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो भी टूटती है। मगर मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस लॉ के तहत आप उनको गिरा सकते हैं। अच्छा। अगर आप कहते हैं कि लोग शाम को बारबेक्यू खाने ना जाएं तो ये लोगों की जो फ्रीडम है आप उसको भी मूव करने की कोशिश करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं अब ये 3 स्पेसिफिक महीनों में शादी ना करें, अब तो ये कहा जा रहा है। ये सारे नी जर्क रिएक्शन हैं। जो मैं अर्ज करने की बात है, ये कम से कम 20-30 साल लगेंगे प्रेजेंट एमिशन लेवल को आधा करने में। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राफी साहब, यही पॉइंट आपकी तरफ लेके आऊँगा कि ये जो ईवी पॉलिसी है हमारी, अब इसमें जो चार्जिंग स्टेशंस की बात कर रहे थे अली तौकीर साहब भी, अब गालिबन इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ऊपर एक आधा आपको मिल जाएगा या लाहौर सिटी में एक मिल जाएगा, अदरवाइज़ तो वो नेटवर्क ही मौजूद नहीं है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करे। पहली चीज़ ये, और दूसरा ये कि पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई है इन द लास्ट 2 डेकेड्स, मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 70% ट्री कवर तो लाहौर सिटी का ख़त्म हुआ है पिछले 20 सालों के अंदर। तो ये डेवलपमेंट की कॉस्ट भी इतनी बड़ी है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ हम गए नहीं। सड़कें पुल तो बना लिए हमने, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भूल गए। कुछ ऐसा ही है मुजम्मिल साहब। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो हमारी सोच या समझ है इस मसले की, हम इसको लाहौर का स्मॉग समझते हैं और इसको ये सर्दियों के मौसम के साथ जोड़ा हुआ है हमने। ये लाहौर स्मॉग का मसला नहीं है जी, ये लाहौर का मसला नहीं, पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, ये बर सगीर का मसला है। और इसमें जो पॉलिसी बनेगी इन सारी सतहों पे इस पर अमल करना पड़ेगा। ये स्मॉग का मसला नहीं है जी, और ये मौसम का नहीं है। जो इस वक्त सनत चल रही है, जो इस वक्त गंदी गाड़ियां चल रही हैं जिनसे गंदा, मोटरसाइकिलें चल रही हैं जिनसे गंदा धुआं चल रहा है, वो 6 महीने पहले भी चल रही थी। बस ये कि उस वक्त मौसम मुख्तलिफ होता है, गर्मियां होती हैं, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, बरसात का मौसम होता है, थोड़ी सी आपको हवा साफ मिल जाती है। इधर सर्दियों में हवा कम है और ऊपर से सर्दी से हवा जो है वो थोड़ी सी बैठ जाती है और ये आलूदगी हमें नजर आती है। ये हवाई आलूदगी एक सालाना बैनुल-अक़वामी मसला है जो कि इंटरनेशनली वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे इसको लड़ना पड़ेगा। और ये एक चीज नहीं है, ये सिर्फ पेट्रोल के बारे में नहीं है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है या क्रॉप बर्निंग नहीं है। इसमें या इसको हल करने के लिए पेट्रोल साफ करना पड़ेगा, अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसे शेख साहब कह रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत वादे किए हुए हैं कि 2030 तक हम 60% जो हमारी बिजली की पैदावार है वो रिन्यूएबल्स पे लेकर आएंगे, उस पर अमल करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ब्रिक किल्न्स की जो इमिशन टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर करना पड़ेगा। क्रॉप बर्निंग पे किसी किस्म का काबू करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट पे जैसे मरियम शबीर साहिबा कह रही थी, और ये सारी चीजें एक वक्त करनी पड़ेंगी। इस पे टाइम लगेगा और इस पे पैसे लगेंगे। ये 5 साल के इलेक्शन साइकिल से लंबा काम फरमा रहे हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी को एक ऐसी सोच चाहिए, एक विजन चाहिए, एक मुस्तकबिल की, जहां हमारी हवा साफ हो, हमारे बच्चे बच सके। जी जी, इस पे अली साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? जी, मैं अर्ज करना चाह रहा था, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर। अगर चाइना की एग्जांपल देखें, मैक्सिको सिटी की देखें, लंदन की देखें, तो ये 2-1 साल का मसला नहीं है। ये कम से कम 2047 को जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो उसमें 23 साल बाकी हैं। तो ये कम से कम 23 साल का मसला है। और अगर इसको हम कंसिस्टेंटली हल भी करें
तो अगले 23 साल में जो प्रेजेंट लेवल है उसको आप मैक्सिमम आधा कर सकेंगे। और मैं मैक्सिमम बड़े हैवी हार्ट के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे गवर्नेंस के इश्यूज बहुत शदीद हैं और उसमें जो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करने की जरूरत है, वो मैं 2 चीज़ें अर्ज करता हूँ जो आपके थ्रू आपके ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए। जो डेटा मॉनिटरिंग है उसके बगैर काइट फ्लाइंग होती है, कभी बारबेक्यू वाले को पकड़ लिया, किसी दुकानदार को बंद कर दिया, किसी गाड़ी को बंद कर दिया, ऐसे काम नहीं होता। सही। हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में या पंजाब में तकरीबन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नेटवर्क बनाए, वो चोक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं मॉनिटर करने के, और सिर्फ उन चोक पॉइंट्स को जो है ना मेजर पॉइंट्स उनको आप एड्रेस करने की कोशिश करें, बाकी चीज़ों को फिलहाल जो है ना आप इतनी तो जरूरत है। सही। और दूसरी चीज़ जो इससे में करने की है वो भी इंतहाई अहम है, वो भी साथ साथ करने की है कि अपने सिटीजन को आप अवेयर करें कि इट्स अ लॉन्ग गेम, इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय वन गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी सॉल्व इन 1 डेकेड। और कोई भी अगर पॉलिसी मेकर ये इस प्रेशर में आता है कि हमें इस मसले को भी हल करना है और टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स मंडे को आ जानी चाहिए, ठीक है, तो वो ही इज फूलिंग हिमसेल्फ एंड ही इज फूलिंग द पीपल। ठीक है, मतलब ये नी जर्क रिएक्शंस जो आप कह रहे हैं, जगह से लेसन मिल सकते हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। मरियम साहिबा, इंटरनेशनली भी ये फिनोमेना मिड 20th सेंचुरी में वेस्ट ने फेस किया है, क्योंकि लंदन स्मॉग का जो इवेंट था 1950s में, अर्ली 1950s में, तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोगों की वहाँ पर डेथ्स हुई। फिर लॉस एंजलिस के अंदर भी एक ऐसा इवेंट हुआ कि 4-5 दिनों तक कोई विजिबिलिटी नहीं थी और साथ वहाँ पर भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई। तो उन्होंने किस तरह से इसको ओवरकम किया? क्योंकि यहाँ पर जो अली तौकीर साहब कह रहे हैं, और मैंने भी पढ़ा कि अगर सारे प्रोटोकॉल्स हम फॉलो भी करें तो 2030 तक सिर्फ 2 से 3% ये फिनोमेना हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतना लॉन्ग स्टैंडिंग एक एफर्ट है कि इसको चलाना पड़ेगा डेकेड्स तक। तो दुनिया ने फिर किस तरह से इसको कर्टेल कर रखा है? जी, जैसा कि अली तौकीर साहब ने भी बताया कि चाइना से हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि चाइना के भी बहुत सारे शहर ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते थे, आप पिछले 10 सालों में उठा के देख लें, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया है एयर एमिशंस को, क्योंकि उनके पास टेक इनोवेशन है, यानी कि जो उनकी सनतें हैं उसमें उनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके एमिशंस के कम चांसेस होते हैं। अभी भी हैं उनके एमिशन प्रॉब्लम, लेकिन पहले से रिड्यूस किए हुए हैं। इसके अलावा आप देखें कि दरख्तों के लिए इतना ज़बरदस्त वर्टिकल किस्म की हाउसिंग की तरफ अगर प्लानिंग की बात करें तो वर्टिकल हाउसिंग होती है, हमारे यहाँ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि घर किसी ने लेना है तो हॉरिजॉन्टल ही बनाना है, उसके ऊपर कोई दूसरी मंजिल कोई दूसरा या इस तरह की बिल्डिंग के मैकेनिज्म्स नहीं है, यानी कि प्लानिंग की जो बात हो रही थी। आप पाकिस्तान में देखें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज फैले ही जाती हैं, और लाहौर की सिर्फ बात करें तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पता नहीं क्या कर रही होती है, आई डोंट नो कैसे उसको अप्रूव कर रही होती है कि कोई इसमें दरख्त वगैरह नहीं होते। लेकिन जहाँ पर बात करते हैं कि आप दूसरों से हम कैसे सीख सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में आप देखें कि चाइना की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि उनने कंजेशन चार्जेस जो है वो ट्रैफिक पर लगाते हैं कि एक पीक आवर में कम ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए, टाइम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और अगर उन आवर्स में आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में व्हीकल्स हैं उनकी उस पर जो है वो इंजन क्वालिटी बेहतर है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन जो वर्टिकल हाउसिंग है उसमें ग्रीनरी कवर एक सर्टन होता है जो हम उनसे सीख सकते हैं। आप इंडिया से देखें कि जो केरला स्टेट है उनमें ये एक बहुत सिंपल रूल है जो हम बहुत सारे ममालिक से हम सीख सकते हैं, जिसमें आप कोई भी घर बनाते हैं तो कम अज कम पॉलिसी है कि एक दरख्त आपको जरूर लगाएं, ज्यादा भी लगा सकते हैं, कम से कम मिनिमम एक लगाएं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। मैं थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर पैनलिस्ट, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद पॉलिसीज इन पाकिस्तान के जब भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो एक अमीर तबके को जहन में रख के किया जाता है कि शायद वही पाकिस्तानी हैं। जैसा कि अली तौकीर साहब ने कहा कि गरीब हमारा ज्यादा एक्सपोजर होता है, सारे ही होते हैं क्योंकि उसी हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन अमीर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो घर में एयर प्योरीफायर लगा सकता है, इसके अलावा गाड़ी के अंदर बंद करके गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन आप बात करें पाकिस्तान की जहां पर इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहां से लेंगे, एक रिक्शे वाला कहां से लेगा इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो हमारे यहाँ जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री है मेरा ख्याल है उसको ब्रिज करने की जरूरत है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रिसर्चर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स यूनिवर्सिटीज में इतनी जबरदस्त उन्होंने रिसर्चेस की हुई हैं, सोलर रिक्शास बनाए हुए हैं,
इसके अलावा और बहुत सारी टेक इनोवेशंस की हुई हैं, उनको इंडस्ट्री के साथ ब्रिज करने की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की यूनिवर्सिटीज को जरूरत है कि बिजनेस यूनिट्स जो उनके होते हैं उसको थोड़ा ऑपरेशनलाइज करें ताकि उनको मटेरियलाइज किया जा सके। हम दूसरे ममालिक की तरफ क्यों देखते हैं जब हमारे अपने इनोवेशंस हैं। ऑफ कोर्स हमारे कोलैबोरेशन तो चाहिए ही चाहिए होता है। और थोड़ा सा अगर मैं अपडेट कर लूं जल्दी से कि रिसेंटली जो है 5 ममालिक इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके पॉलिसी मेकर्स और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मीटिंग की है जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 2035 तक 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसका डिस्कशन हो रहा था उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं कि जो ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन है वो कितना मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इससे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँ, राफे साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने इससे पहले कहा कि ये सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है, पंजाब का इशू नहीं है, या स्मॉग का भी सिर्फ नहीं है, एनवायरमेंटल इशू है, कॉन्टिनेंटल है। अब इसमें मरियम साहिबा ने भी ये बात की कि एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के साथ बात होनी चाहिए। तो फिर वही सोल्यूशन है कि हम रीजनली इस मसले को हल करें। अभी COP28 जो हो रहा है, आपको लगता है कि हमारे कार्बन एमिशंस जिस भी स्टेज पे हैं, बट वेस्ट तो आके यहाँ सब ठीक नहीं करेगा, ये तो हमें खुद करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान से बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल का अगर डाटा देखें तो दुनिया के 3 सबसे आलूदा ममालिक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ही फॉल करते हैं। जी, मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी की बहुत शदीद ज़रूरत है, मगर किसी डेटा या सही डेटा के बगैर हम इस तरह की उंगली या इल्ज़ाम नहीं उठा सकते। इस वक्त पूरे पंजाब में मेरे ख्याल से 4 या 6 एयर क्वालिटी मॉनिटर हैं। ये तो लाहौर के लिए पूरे नहीं है, पंजाब के लिए तो बिल्कुल नामुनासिब। इनसे कहाँ पता चलेगा सबूत के साथ कि हिंदुस्तान का धुआं या हवा इधर आ रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने तो थोड़ा सा मजाक उड़ाया था कि कह रहे थे जी एक तरफ से कहते हैं कि हमारा धुआं लाहौर को जा रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारा धुआं उनकी तरफ जा रहा है। देखें, साइंस और डेटा के बगैर काम नहीं हो सकता, और जो भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि ममालिक मिलकर एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं और आपस में फिर डेटा शेयर करें। लेकिन ये भी देखें 90 की दहाई में जो सार्क माले एग्रीमेंट है वो यही तो है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका मिलकर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग लगाएं। उसके कोई 30-35 साल हो गए, उसका कोई हमने नतीजा नहीं देखा। तो जहां मैं समझता हूं डिप्लोमेसी होनी चाहिए, तारीख के अंदर ऐसी डिप्लोमेसी मैंने कभी देखी नहीं है, और इस वक्त जो दिल्ली और इस्लामाबाद के हालात हैं मुझे इसका मुस्तकबिल भी कोई खास नहीं नजर आ रहा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। स्मॉग के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। तो सरवर साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये सोल्यूशन की फ़ेज़ की अगर हम बात करें, एयर प्योरीफायर्स के बारे में बड़ा आर्गूमेंट किया जाता है कि उससे कम से कम जो इंडोर पोल्यूशन है वो कर्टेल हो सकती है। वो कितने इफेक्टिव हैं? और दूसरी चीज़, जिस तरह से मरियम ने भी बात की, अब ऑन एवरेज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फैमिली साइज़ एयर प्योरीफायर है वो 60 से 70 हज़ार रुपये का है, विच इज़ द सैलरी ऑफ 3 months ऑफ समबडी जो कि वर्किंग क्लास में से है। तो वो तो फिर अफोर्डेबल सोल्यूशन नहीं है। फिर क्या किया जा सकता है? कोई मास्क इस तरह का लगाएं या क्या करें? अच्छा, ये बात जानने की ज़रूरत है कि अगर आपके माहौल के अंदर फ़र्ज़ करें PM 2.5 आपका 1000 है, तो आपके इंडोर जो घर बंद है उसके अंदर आपका जो है अबाउट 4 times लेस जो होता है, तकरीबन आपका 250 के करीब आपका वहाँ पे घर के अंदर भी PM 2.5 होगा। अच्छा। अब इसमें वो भी डिपेंड करता है, अगर आपकी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, वो वाले घर हैं जो कि ओपन होते हैं, तो उनका तकरीबन AQI जो है ना वो इंडोर आउटडोर का तकरीबन एक तरह का होगा। दूसरा, आपके जो इंडोर जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके अंदर आपका किचन भी रोल अदा करता है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग बायोमास फ्यूल से करते हैं, लकड़ियों से, गोबर से जला के देहातों के अंदर करते हैं, तो और बंद किचन है या कमरों के अंदर करते हैं, तो उससे मज़ीद और बल्कि बाहर से भी ज़्यादा उनके अंदर पार्टिकुलेट मैटर इकट्ठा हो सकता है। तो ये एक डबल वे प्रॉब्लम है। और हमारे जो मॉडर्न घरों के अंदर भी जो किचन के अंदर आपके पकाने का जो है वो जो ऑयल वगैरह की फ्राइंग से जो आपके वो केमिकल्स निकलते हैं वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बात करें कि इसके जो एयर प्योरीफायर, अच्छे एयर प्योरीफायर से ये ना काफ़ी हद तक आपको उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने वो कितने एरिया के लिए कितने साइज़ का लगाया हुआ है। अगर आपका बड़ा घर है, आपने उसमें एक लगाया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि उसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सरफेस एरिया या एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप लगा के आप उसको कर तो सकते हैं। लेकिन जैसे पहले बात कर रहे थे
कि ये तो 1% से पॉपुलेशन कम है जो कि इसको अफोर्ड कर सकती है, बाकी 99% पॉपुलेशन का क्या करेंगे? बाकी जो गरीब हैं, जो ओपन घरों में रहते हैं, उनका क्या बनेगा? उनके लिए तो ये ना तो फिजिबल है, ना वो अफोर्डेबल है, और ना ही आई थिंक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है अगर हम उनको फ्री भी दे सकें तो हम प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। तो यू नो दैट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मैं आमतौर पर रिकमेंड उन पेशेंट्स को करता हूँ घर के अंदर जो एयर प्योरीफायर लगाने के लिए जिनको सीवियर एस्मा का प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर हार्ट डिजीज़ है, COPD है, ऐसे पेशेंट जो अफोर्डिंग हो सकते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो है ना एयर प्योरीफायर लगा लें। और डॉक्टर साहब, मास्क की भी कोई स्पेसिफिक टाइम के जो नॉर्मल मास्क होता है वो PM 2.5 को तो नहीं रोक सकता सांस की स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में जाने से, तो वो भी इफेक्टिव है या फिर वो जो कोई स्पेसिफिक मास्क होता है वो लगाना चाहिए? अच्छा, इसमें जो आपका प्रॉपर 3 लेयर सर्जिकल मास्क होता है उससे ये आपके 2.5 पार्टिकल रुक जाते हैं। अच्छा। अब लेकिन उसकी जो सील वो इंटैक्ट नहीं होती। इवन अगर आपने मैंने भी उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर टेक्निक से पहना हुआ है तो उसका आपका समझ लें कि आपकी फिल्ट्रेशन 70% इफेक्टिव होती है, 30% आपकी हवा आगे पीछे से जा रही होती है। सही। तो यू कैन रिड्यूस आपका जो एक्सपोजर है अबाउट लेट्स से 70%, लेकिन वो 100% ख़त्म नहीं करेगा। इसमें आपके P2 या N95 जो प्रॉपर रेस्पिरेटरी मास्क हैं जिसमें एयर सील उसकी अच्छी होती है, दे कैन फिल्टर इट मोर देन 95, दैट्स वेयर 95 कम्स फ्रॉम, प्रॉब्ली रीचिंग 99 पॉइंट समथिंग इफ प्रॉपरली worn। N95 जो है, N95 जो है अगर प्रॉपरली अगर बने हुए हैं, प्रॉपर बना हुआ है, अच्छी कंपनी का है और दूसरा प्रॉपर उसने पहना हुआ है, तो उससे आपको काफी हद तक जो है ना वो फिल्ट्रेशन उसको हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है ना कि जब ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की तो मार्केट से गायब हो जाती हैं। अली तौकीर साहब, एक और इशू भी है ना, चूँकि अगर अभी हम AQI मॉनिटर करें तो अर्बन सेंटर्स जितने हैं पाकिस्तान के, कराची का सबसे बेहतर है, तो ये भी कहा जाता है कि अब वहाँ पर तो ऑब्वियसली इतना ग्रीन कवर नहीं है जितना लाहौर में हो सकता है, या प्रोपोर्शन की लिहाज से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक जोग्राफिकल डिसएडवांटेज भी तो है कि हिमालयाज़ के अराउंड या फिर जो ऐसे शहर हैं जिस तरह से लाहौर हो गया या दिल्ली हो गया हिंदुस्तान के अंदर, वो जोग्राफिकली भी डिसएडवांटेज पर हैं क्योंकि एयर ट्रैपिंग्स हो जाती हैं, एनवायरमेंटल इन्वर्जन होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन होती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपको लगता है कि कंप्लीटली ह्यूमन क्रिएटेड फिनोमिना ही है या फिर नेचुरल भी है ये? देखिए इट्स वेरी आयरॉनिक। आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि जी कराची में नहीं है तो आप उधर आ जाएं। अब देखिए, ये मूसा भागा मौत से, मौत आगे खड़ी थी। आप इधर एयर पोल्यूशन से निकल के आप कराची जाएं, वहाँ पे हीट PF के साथ मर जाएंगे। आप KP में जाएं तो वहाँ आप ग्लोव्स के साथ मर जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंजेस ऑल अराउंड अस, तो हमें इसके सोल्यूशन ढूंढने हैं। जो बात अभी आप कर रहे थे ना मास्क की या एयर प्योरीफायर्स की, तो मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आ रहा था जहां पे उसकी क्वीन ने कहा कि अगर इन लोगों को जुलूस निकाल रहे हैं, इनको रोटी नहीं मिलती तो ये बिस्किट क्यों नहीं खा लेते? हम गरीब लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर अस टू प्रपोज सोल्यूशंस के जो लोग मास्क पहने या एयर प्योरीफायर खरीदें, उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं है। आप एनर्जी के बिलिंग देखें कि जो 80% है उनके यूनिट इतने सारे हैं, वो घर में बल्ब बेचारे जलाते हैं। मैं आपको एक सोल्यूशन बतलाता हूँ, आप उसका जरा सोचिए। बिल्कुल। जो आप इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर इतने टैक्सेस लेते हैं, उनको रीपर्पज करके उसका जो टॉप 20-30% है उसको आप कार्बन टैक्स कहें, और वो कार्बन टैक्स जो कलेक्ट होता है उसको बाईपास या ओवरहेड ब्रिजेस बनाने के बजाय उसको आप इंटीग्रेटेड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल कीजिए जो बेस्ड हो क्लीन एनर्जी के ऊपर। बिल्कुल। तो अगर हर साल अगर 30% के करीब, विच विल बी अबाउट $2 or $3 billion एनुअली, अगर वो रीपर्पज करके कार्बन टैक्स के तौर पे अगर आप उसको अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो अगले 8-10 साल में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हमारी इतनी हो जाएगी कि हर बच्चे को या हर फैमिली को अलग-अलग गाड़ियों की जरूरत नहीं होगी। तो वी हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। मैं आज मास्क खरीद लूंगा तो कितने खरीद लूंगा, ये हमारे मुल्क का इलाज नहीं है। हाँ, ये जरूर इलाज है कि हमारी एलीट जो है वो अपने पासपोर्ट रिन्यू करवाए और UK और US चली जाए, मगर ये यहाँ के जो इतने सारे अवाम है उन्होंने तो यहीं रहना है ना। बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता कि एलीट एक मैस क्रिएट करे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस्लामाबाद में एक मार्केट है BMW के लिए, उसके ऊपर चार्जेस लगा हुआ है। दाता साहब के सामने जाऊं जहां पे 2000 रिक्शा खड़ा होता है, वहां पे एक भी चार्जर नजर नहीं आएगा। अब मुझे बताइए, ये एंटी पुअर पॉलिसीज है हमारी। वी नीड टू रिविजिट आवर वे ऑफ थिंकिंग। कैप्चर का इशू और वे ऑफ थिंकिंग यही है कि कंजेस्टेड एरियाज में
अब मॉनिटर करें कि सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ पोल्यूशन कौन सा है, अब सिर्फ उसको पकड़ें, लोगों को ना तंग करें कि बारबेक्यू ना खाएं, क्यों ना खाएं, उनका राइट है खाने का। उसके धुएं के साथ 1% भी फर्क नहीं पड़ता होगा। हम खाम खा वी आर चेजिंग शैडोज व्हिच डू नॉट मीन एनीथिंग इन टोटलिटी। अली साहब, मतलब आपके आर्गुमेंट अगर आप करना तो सबसे बड़ी टिकट आइटम जो है वो दो हैं। एक ये है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, दैट्स वन, और सेकंड जो फ्यूल हम यूज करते हैं, जो व्हीकल्स यूज करते हैं, उनकी फिटनेस नहीं है। बिल्कुल। और वो फिटनेस आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स नहीं दे सकते। आज वो फैसला करें, PC1 बनाते हुए, पोजीशन हायर करते हुए, टेक्नोलॉजी खरीदते हुए उनको 5 साल लगेंगे। सही। तो दिस कैन बी अ प्राइवेट सेक्टर फंक्शन। सही, मतलब सीधे आज जाएंगे जी, प्राइवेट सेक्टर जो है गाड़ियों की फिटनेस को मॉनिटर करे, और जो गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी है, ज्यादा एमिट करती हैं, उनको फाइन करे या बंद करे। ठीक है, मतलब एलीट को आप कह रहे हैं कि डेलिबरेटली सपोर्ट किया जाता है इस तरह की पॉलिसी से। बिल्कुल। मरीम साहब, आखिरी सवाल आपसे। अब एक और कंसर्न भी है और वो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री है, क्योंकि ग्लोबली ये देखा जाता है कि अमेरिका की अगर कमिटमेंट्स नहीं होंगी एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उनका पर्सनल एजेंडा अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को वो डिनाई करते हैं, पेरिस अकॉर्ड से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और अब भी यही कहा जा रहा है कि शायद वो ऐसी पॉलिसी फॉर्मेशन को सपोर्ट ही नहीं करेंगे जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को कर्टेल करने के लिए या आलूदगी को या सैलाब को या एनवायरमेंटल चेंज को रोकने के लिए जो कमिटमेंट्स होंगी उससे विड्रॉ कर लेंगे। ये कंसर्न है अमेरिका में, ये डिबेट हो रही है? जी मुजम्मिल, ना सिर्फ ये अमेरिका में कंसर्न है बल्कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है, क्योंकि जो COP29 बाकू में इस वक्त हो रही है, आप देखें कि अमेरिका जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का। तो वहां पर भी आप देखें कि जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें डोमिनेंस अभी तक आप देखें कि तीसरा दिन है, और कार्बन मार्केट के ऊपर डिस्कशन शिफ्ट की जा रही है फॉरेन से पहले। आई मीन दैट इज अ गुड वे ऑल्सो टू रिड्यूस एमिशन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी फैक्टर्स को जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक नेगोशिएशंस चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सेटबैक बिल्कुल होगा, और ये फोर्सी किया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंडर क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपकी डेवलपिंग ममालिक की है या अंडर डेवलपिंग की, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुआहदे हैं जो आपके इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन क्लाइमेट चेंज में ग्रीन क्लाइमेट फंड आपका आता है, लॉस एंड डैमेज फंड के लिए जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें वो पैसा चाहिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहां पर कहा कि ये एड नहीं है, हमारा राइट है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रिपरकशन, बहुत बड़ा मसला हो सकता है कि ये जो रिपब्लिकन्स की एनवायरनमेंट पॉलिसी है दुनिया को अफेक्ट कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। राफे आलम साहब मौजूद थे, डॉक्टर सरवर साहब मौजूद थे, अली साहब, मरियम शबीर साहिबा। एक ब्रेक शामिल करेंगे नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।